हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे कॉस्टिंग के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का। जो हमारे बेटा चैप्टर वाइज एमसीक्यू अपन कर रहे थे उसका लास्ट पार्ट, दैट इज स्टडी नोट 4 बुक कीपिंग। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी मेरे साथ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में बेटा कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं किया जाता है? कैरेज इनवर्ड बिल्कुल कॉस्ट शीट का पार्ट होता है। परचेज रिटर्न ये भी कॉस्ट शीट का पार्ट होता है। सेल्स कमीशन ये भी कॉस्ट शीट का पार्ट होता है। लेकिन बेटा इंटरेस्ट पेड ये कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। तो आंसर इज डी, विच इज क्वेश्चन में क्या होता है? नॉट इंक्लूडेड। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एक्सक्लूडेड। कौन से आइटम को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा? एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा मतलब इंक्लूड किया जाएगा कॉस्ट शीट बनाने में। तो बेटा गुडविल नहीं, फाइनेंशियल आइटम है। प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी फाइनेंशियल आइटम है। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं बेटा। प्रॉपर्टी टैक्स मतलब टैक्सेस, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, ये फैक्ट्री ओवरहेड होता है। तो ये कॉस्ट शीट का पार्ट। ट्रांसफर टू रिजर्व फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट पेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो आंसर इज सी ऑप्शन, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 which of the following are direct expense। इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है? तो ये बोलता है कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, ड्राइंग और लेआउट। कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, ड्राइंग और लेआउट, ठीक है बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस है, स्पेसिफिकली रिलेटेड है। कॉस्ट ऑफ हायर टूल और इक्विपमेंट और पर्टिकुलर जॉब स्पेसिफिकली रिलेटेड है। सेल्समैन का वेजेस सेलिंग ओवरहेड होता है। फैक्ट्री ओवरहेड होता है, तो ओवरहेड तो हमेशा इनडायरेक्ट होते हैं। तो बेटा आंसर इज ए, 1 एंड 2 ये लीजिए सर, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ओनली, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं, नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल एलिमेंट ऑफ वर्क्स ओवरहेड। इनमें से कौन सा वर्क्स ओवरहेड का एलिमेंट नहीं है? वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है साहब। प्लांट मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री रिपेयरमैन, प्रोडक्ट इंस्पेक्टर। बेटा सेल्स मैनेजर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है। 5 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोलता है? फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट कॉस्ट आर क्लासिफाइड। बेटा कॉस्ट फंक्शन के हिसाब से बांटी जाती है। डायरेक्ट कॉस्ट जिसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट, फिर हम कहते हैं कि साहब फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री से रिलेटेड, फिर हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फिर हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो विच हैज वर्कड ऑन द फंक्शंस, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है?
सैलरी पेड टू एन ऑफिस सुपरवाइजर इज ए पार्ट ऑफ। ऑफिस सुपरवाइजर को जो सैलरी दी जाती है बेटा, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, डेट आर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑडिट फीस पेड टू कॉस्ट ऑडिटर। बेटा कॉस्ट ऑडिटर का काम क्या है? कॉस्ट ऑडिटर का काम होता है सजेशन टू मैनेजमेंट फॉर एफिशिएंट वर्क, जिससे कि काम एफिशिएंटली हो सके। तो बेटा ये भी किसका पार्ट होती है? ये भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पार्ट होती है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑडिट है। तो आंसर इज सी। ए कंपनी हैज सेटअप ए लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड। Salary of this laboratory staff are part of, salary of this laboratory staff are part of, that is quality control। तो बेटा ये लेबोरेटरी किस काम करती है? ये लेबोरेटरी काम करती है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इससे क्या सुधरेगा? इससे क्वालिटी बेटर होगी। तो 9 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10, कैंटीन एक्सपेंस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स आर पार्ट ऑफ। फैक्ट्री वर्कर के लिए जो कैंटीन एक्सपेंस है वो किसका पार्ट है बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। इनमें से कौन सा प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है? आंसर बोलता है जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल। जीएसटी पेड रॉ मटेरियल पे जो टैक्स पे किया है वो रॉ मटेरियल का पार्ट होता है या नहीं होता? बेटा बिल्कुल होता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पेड टू फैक्ट्री मटेरियल, ठीक है बेटा। फिर बोलता है कि साहब कॉस्ट ऑफ पैकिंग, ओवर टाइम प्रीमियम पेड टू वर्कर, और नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। बेटा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये नॉट इसमें गलत लगा हुआ है। इनमें से कौन सा प्राइम कॉस्ट का पार्ट है? तो बोले जो हम जीएसटी देते हैं और जिसका इनपुट ले सकते हैं वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। कॉस्ट ऑफ पैकिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। ओवर टाइम प्रीमियम प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट होता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पेड टू ब्रिंग द मटेरियल टू फैक्ट्री, ये बेटा किस चीज का पार्ट है? ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, लगेगा ही लगेगा। तो आंसर इज बी। बेटा इसको सही कर लें, अपनी बुक में भी इस क्वेश्चन को सही कर लें। अगर आपकी बुक में क्वेश्चन में नोट लगा हुआ है तो उस नोट को हटा दे, फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट कर ले और आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पेड टू ब्रिंग मटेरियल टू फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 12, ए कंपनी पेज रॉयल्टी टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। बेटा रॉयल्टी हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट खर्चा। आंसर इज ए, क्योंकि वो दिए बिना आप काम ही नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13, रिकंसिलिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। रिकंसिलिएशन, इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शॉन, इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शॉन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। बेटा ये है फाइनेंशियल अकाउंट्स,
ये है कॉस्ट अकाउंट। कुछ खर्चे आपने केवल फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाए हैं तो इससे फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो जाएगा, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं, सॉरी, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि फाइनेंस का प्रॉफिट तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 13 की बात थी। इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो बोले कि कुछ खर्चे हैं, ये है फाइनेंशियल अकाउंट, ये है कॉस्ट अकाउंट। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपने केवल यहां पे दिखाए हैं, एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, यहां भी हम बात कर रहे थे एक्सपेंसेस की। तो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कम है, फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा बेटा डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट। आपको फाइनेंशियल अकाउंट में से माइनस करना पड़ेगा, जिससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो बेटा ट्रांसफर टू रिजर्व कौन सा आइटम है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का आइटम है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में से माइनस हो जाएगा ट्रांसफर टू रिजर्व, तो इससे फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो जाएगा और कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। तो आपको क्या करना है, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट्स। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इनकम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये कहता है बेटा ये फाइनेंशियल अकाउंट है, ये कॉस्ट अकाउंट है, एक इनकम है जो आपने यहाँ पे दिखाई है, यहाँ पे नहीं दिखाई। तो बेटा ये तो हो जाएगा ज्यादा, ये हो जाएगा कम। तो आप फाइनेंशियल प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे साहब। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 16 का आंसर हो जाएगा बेटा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 17, ये था बेटा 16, 17 को बड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। तो बेटा ये है फाइनेंशियल अकाउंट, ये है कॉस्ट अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जितना कम होता है प्रॉफिट कम होता है, तो हम कहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक यहां पे कम लिखा है। तो जब यहां क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा है तो फाइनेंस का प्रॉफिट भी कम आएगा, कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हो गया, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा हो गया। तो आप ऐड कर देंगे फाइनेंशियल अकाउंट में, आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड कौन सा होता है, जब सेपरेट बुक्स रखी जाती है कॉस्ट की और फाइनेंस की। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम द अकाउंट मेड टू कंप्लीट डबल एंट्री, अकाउंट मेड टू कंप्लीट डबल एंट्री। बेटा कौन सा अकाउंट लेते हैं, मैंने आपको बताया था, या तो जीएलए अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, दैट इज सीएलसी अकाउंट। तो यहां पे दे रखा है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जब हम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग रखते हैं तो कॉस्टिंग की बुक्स में
फाइनेंस वाले अकाउंट को लिखने के लिए जीएलए का अकाउंट काम में लिया जाता है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जब भी मटेरियल परचेज करते हैं तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। आंसर इज बी। 21, व्हेन कॉस्टिंग लॉस इज 5600। तो बेटा ये तो है फाइनेंशियल अकाउंट, ये है कॉस्ट अकाउंट, और यहाँ पे लॉस है मतलब माइनस का बैलेंस है 5600 का। फिर ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, इसमें और एब्जॉर्प्शन हमेशा कहाँ होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन हमेशा कॉस्ट अकाउंट्स में होता है। तो आपने कहा यहाँ पे आपने 600 रुपए कम चार्ज कर रखे, मैंने कहा और चार्ज कर दो, तो लॉस और भी बढ़ जाएगा। कॉस्टिंग के हिसाब से लॉस कितना होगा, मतलब सॉरी लॉस कितना हो जाएगा 62, तो यहां पे भी लॉस कितना 6200। तो इसका मतलब लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना है 6200, कॉस्टिंग के हिसाब से है 5600। तो आंसर इज 6621 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following item should be added to costing profit to arrive at financial profit? ये था 21, हम करते हैं 22। 22 कहता है ये तो आपका कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट है, फाइनेंस में पहुंचने के लिए कौन से आइटम को ऐड करेंगे? इनकम टैक्स नहीं बेटा, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, कोई खर्चा ज्यादा चार्ज कर दिया, ज्यादा चार्ज कर दिया मतलब कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, तो प्लस कर देंगे ओवर एब्जॉर्प्शन, ज्यादा चार्ज कर दिया तो वापस हटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट आ जाएगा। 22 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रल अकाउंट्स एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ ऑपरेटिंग। इंटीग्रेटेड अकाउंट, इंटीग्रेटेड अकाउंट में आपको कौन सा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है? इंटीग्रेटेड अकाउंट में हमें कॉस्ट लेजर कंट्रोल बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस के अकाउंट भी वहीं पे अवेलेबल होते हैं। आंसर 23 का आंसर हो जाएगा ए। 24, what entry will be passed under integrated system for the purchase of stores on credit? जब हम स्टोर्स परचेज करते हैं मतलब मटेरियल परचेज करते हैं तो स्टोर्स लेजर एक कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम में है। अगर इंटीग्रेटेड नहीं होता तो यहाँ था जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आंसर इज बी। 24 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट एंट्री विल बी पास्ड अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज मेड? व्हाट एंट्री विल बी पास्ड अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज मेड? इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 26, द अकाउंटिंग एंट्री इन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स फॉर रिकॉर्डिंग सेल्स विल बी, सेल रिकॉर्ड करने की क्या एंट्री की जाएगी? पैसा आएगा सेल हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट विल बी, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 27 हमें कह रहा है व्हाट विल बी अकाउंटिंग एंट्री फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड? फैक्ट्री ओवरहेड किस पे चार्ज किए जाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड WIP पे चार्ज किए जाते हैं, एंट्री होती है WIP कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड। आंसर हो जाएगा बेटा ए। तो बेटा ये थे हमारे कंप्लीट
चैप्टर वाइज एमसीक्यू। ठीक है, नाउ द टाइम फॉर बिट क्वेश्चंस issued by ICMAI। ठीक है बेटा, तो आपको सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू कैसे लगे आप हमें ये बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे मुझे, अपने वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि आपको सारे एमसीक्यू कैसे रहे। फिर हम आपके लिए बिट क्वेश्चंस के वीडियोस और बनाते हैं। ठीक है बेटा, वीएस क्लासेस सीएमए, थैंक यू, शुक्रिया।